Hello everyone, you are welcome to my channel NM Creative Learning. In this video, we are going to begin with the fourth and concluding part of the chapter Reshaping India's Political Map. As you know, this is second chapter from class 8th new NCERT book Exploring Society, India and Beyond. आज इस वीडियो में हम पेज 28 से शुरू करने वाले हैं। द अहोम्स इन द 13th century द अहोम एथनिक ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार टू द ब्रह्मपुत्र वैली। जो पुराने समय के अहोम ग्रुप था वो ब्रह्मपुत्र वैली से 13th सेंचुरी में जो अहोम एथनिक ग्रुप था वो आज के म्यांमार जो कंट्री है वहाँ से ब्रह्मपुत्र वैली में आया था एंड फॉर्म्ड द अहोम किंगडम देयर, और वहाँ उन्होंने अहोम राज्य की स्थापना करी। ड्यूरिंग बोथ द सल्तनेट एंड द मुगल पीरियड्स, सल्तनेट और मुगल पीरियड दोनों के दौरान द अहोम रूलर्स ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस टू अटेम्प्ट्स एट एक्सपेंशन इनटू द नॉर्थ ईस्ट। चाहे तो सल्तनत पीरियड था या मुगल पीरियड था, अहोम के रूलर्स ने बहुत कड़ा विरोध किया। रेजिस्टेंस का मतलब है विरोध, स्टिफ का मतलब बहुत ही कठोर, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस दी जो इन रूलर्स के मुगल पीरियड के या सल्तनत पीरियड के अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने के बारे में कि वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाए, उसको बहुत ज़्यादा अपोज किया। इन्होंने किया, अहोम्स ने किया। द यूनिक पैक सिस्टम, इनका एक यूनिक पैक सिस्टम था। क्या था ये? कॉल्ड ऑन एवरी एबल बॉडीड मैन टू प्रोवाइड सर्विस टू द स्टेट, कि जो भी समर्थ शरीर जिनका है ऐसे लोग स्टेट की सेवा करें थ्रू लेबर, मेहनत करके, और मिलिट्री ड्यूटी करें, और इसके बदले में उन्हें लैंड के राइट्स दिए जाएंगे, यानी कि लैंड दी जाएगी। दिस अलाउड द रूलर्स टू क्रिएट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रूलर्स को बड़ी सहूलियत मिली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड्स बनाने में, एंड मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग फोर्स विदाउट ए परमानेंट आर्मी। परमानेंट आर्मी के बिना भी एक बिल्कुल रेडी फोर्स पाने में, लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई, बहुत सपोर्ट मिला। ओवर टाइम, समय के साथ, द अहोम्स एसिमिलेटेड द लोकल कल्चर, अहोम्स ने जो लोकल कल्चर थी उसे आत्मसात किया। प्रमोटेड एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। एंकरेज डाइवर्स फेथ, जो अलग अलग धर्म थे उनको बढ़ावा दिया। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिच ट्रेडिशंस ऑफ असम, और असम की जो भी अच्छी परंपराएं थी उनमें अपना योगदान दिया। डिस्कस इन क्लास हाउ द पैक सिस्टम अफेक्टेड द डेली लाइव्स ऑफ द पीपल इन द अहोम किंगडम, कि अहोम किंगडम में पैक सिस्टम ने उनके डेली के लाइफ को कैसे प्रभावित किया। बोथ इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स, चुनौतियाँ भी मिली, फ़ायदे भी मिले। एंड हेल्प द किंग मैनेज बोथ द आर्मी एंड द इकोनॉमी, और किंग को भी हेल्प मिली अपनी आर्मी को और इकोनॉमी को सपोर्ट करने में। इन द 17th century when औरंगजेब sent मुगल forces briefly capturing the अहोम कैपिटल गढ़गांव, जब औरंगजेब ने मुगल की सेना को अहोम कैपिटल गढ़गांव को कैप्चर करने के लिए भेजा, द अहोम्स यूज देयर नॉलेज ऑफ द टेरेन, तो अहोम्स ने जो उन्हें उस एरिया की नॉलेज थी उसका यूज़ किया। वहाँ के जो टेरेन थे, जो जगह थी वो बिल्कुल अनोखी थी। वहाँ घने फॉरेस्ट थे, हिल्स थी, रिवर थी, एंड परसिस्टेंट गुरिल्ला प्रैक्टिसेस, और उन्होंने गुरिल्ला यानी कि छिपके वार करने की युक्ति को अपनाया। टू रिपल्स द अटैक, रिपल्स का मतलब अपोज करना, अटैक को अपोज करने के लिए। ऑल्दो द लेटर हैड मोर मैन, जबकि जो लेटर यानी कि जो मुगल फोर्स थी उनके आदमी ज़्यादा थे। एंड ए लार्जर फ्लीट ऑफ रिवर बोट्स, और रिवर बोट्स की संख्या भी ज़्यादा थी। नोटेबली इन द बैटल ऑफ सराय घाट, जो कि 1671 में हुआ, फोर्ट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर नियर प्रेजेंट डे गुवाहाटी, जहाँ आज गुवाहाटी है वहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर के पास लड़ाई हुई।
The Ahom military commander Lachit Borfukan and his 10,000 men defeated a Mughal force. इन लोगों ने मिलकर, जो लचित फुकान थे, ये मिलिट्री कमांडर था, और 10,000 इनके लोग थे, उन्होंने मुगल की सेना को हरा दिया. ऑफ 30,000 सोल्जर्स, उस सेना को जिसमें 30,000 सोल्जर्स थे, यानी कि अपने से 3 गुना ज़्यादा सोल्जर्स को हरा दिया. अल्टीमेटली द अहोम वर एबल टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस. इस प्रकार से अहोम अपनी आज़ादी को बनाए रखने में सफल हुए. डोंट मिस आउट. राम सिंह द जनरल ऑफ द मुगल आर्मी. राम सिंह जो कि मुगल आर्मी के जनरल थे, प्रेज द अहोम वॉरियर इन दिस टर्म्स. उन्होंने अहोम वॉरियर्स की, योद्धाओं की इस तरीके से प्रशंसा करी. एवरी असमीज सोल्जर इज एक्सपर्ट इन रोइंग बोट्स. हर असमी सोल्जर बोट चलाने में बड़ा एक्सपर्ट है. इन शूटिंग एरोज, तीर चलाने में. इन डिगिंग ट्रेंचेज, खाइयाँ खोदने में. एंड इन बिल्डिंग गन्स एंड कैनन्स, तोप और गन चलाने में. आई हैव नॉट सीन सच स्पेसिमेंस ऑफ वर्सलिटी इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया. मैंने इंडिया के किसी और पार्ट में इतने बहुत सारे कामों को कर लेने वाले व्यक्ति नहीं देखे हैं. हाउ डिड द होम्स यूज द रिवर्स, हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ असम टू देयर एडवांटेज. वो क्योंकि टेरेन को जानते थे, तो और वो बोट चलाने में और सब में परफेक्ट थे. उन्हें पूरे एरिया की नॉलेज थी. तो नेचुरली जो बाहर से आया है उनको तो ये नॉलेज नहीं थी, तो इसीलिए वो उन्हें डिफीट कर पाए. कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच द जोग्राफी हेल्प देम बिल्ड डिफेंस एंड फाइट वॉर्स. ये एक प्लैक है कमेमोरेटिंग द बैटल ऑफ सराय घाट, जो कि सराय घाट के जीत को कमेमोरेट कर रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये रिवर में बोट में सोल्जर्स दिखाए हैं. विद एन अहोम बोट इन द फोरग्राउंड, सराय घाट वॉर मेमोरियल पार्क में ये लगी हुई है. इसके बाद है स्टैचूज डिपिक्टिंग अहोम वॉरियर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सराय घाट. सराय घाट के बैटल में अहोम वॉरियर्स को डिपिक्ट करने वाले स्टैचूज भी हैं. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कैसे वो देख रहे हैं और कैसे पहाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, पत्थर लेके आ रहे हैं. तो ये उनको सैल्यूट है. द राइज ऑफ द सिक्स. सिख ये भी किंगडम राइज हुई. ये हुई 15th सेंचुरी में पंजाब में. गुरु नानक स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वलिटी, कंपैशन एंड द वननेस ऑफ गॉड. गुरु नानक ने मैसेज फैलाया कि सब समान हैं, करुणा के, और भगवान एक है, एक ओंकार. ये मैसेज दिया. हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज सिख. जो उनके अनुयायी थे उन्हें सिख कहा गया. ऑल्दो सिखिज्म बिगैन प्योरली एज ए स्पिरिचुअल मूवमेंट. जबकि सिखिज्म एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था. द लेटर सिख गुरुज हैड टू रिस्पोंड टू द ग्रोइंग इंटॉलरेंस. लेकिन जो बाद के सिख गुरु हुए, उन्हें जो असहनशीलता बढ़ती जा रही थी उसके प्रति क्रिया देनी पड़ी. एंड परसिक्यूशन अंडर सम मुगल रूलर्स. और कुछ मुगल रूलर्स ने जो दंड देना शुरू किया उसके विरोध में. वैन एम्परर जहांगीर फाउंड आउट. जब एम्परर जहांगीर को ये पता चला दैट गुरु अर्जन हैड सपोर्टेड हिज रिबेलियस सन, कि गुरु अर्जन ने अपने विद्रोही बेटे का सपोर्ट किया है. ही हैड गुरु अर्जन टॉर्चर टू डेथ. तो उसने गुरु अर्जन को टॉर्चर कर करके मार डाला. दिस प्रॉम्प्टेड गुरु अर्जन सन एंड सक्सेसर. तो इसकी वजह से गुरु अर्जन के बेटे और जो उनके उत्तराधिकारी थे गुरु हरगोविंद, टू इंट्रोड्यूस मार्शल ट्रेनिंग, कि उन्होंने मार्शल ट्रेनिंग यानी कि जो सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है वो शुरू करी. एंड फॉर्म ए सिख आर्मी, और सिखों की आर्मी तैयार करी. विच फोर्ट सेवरल बैटल अगेंस्ट द मुगल फोर्सेज, जिन्होंने मुगल फोर्सेज के विरुद्ध बहुत सारे बैटल लड़े. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, पंजाब रेफर टू द वास्ट रीजन नाउ स्प्लिट अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान. पंजाब एक बहुत बड़ा एरिया था जिसमें से कि कुछ पाकिस्तान में है, अब सिंध क्षेत्र, और इंडिया में भी है. द सिख सैक्रेड बुक, जो सिखों की पवित्र पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब, वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन. गुरु अर्जन ने उसमें गुरु गोविंद सिंह की जो भी शिक्षाएं थी उनको संग्रहित किया था.
गुरु तेग बहादुर हिम्स, हिम्स का मतलब भजन, वर एडेड लेटर, वो बाद में इसमें जोड़े गए। इट स्ट्रेसेस, ये ग्रंथ इस बात पर बल देता है दैट देयर इज वन गॉड फॉर ऑल, कि सबका भगवान केवल एक है। हु एस्टेब्लिश द अर्थ एज ए होम फॉर धर्मा, जिसने की इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए ये घर हमें दिया है। एंड एंजॉइन सिख टू प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस, और वो सिखों को ये प्रेरित करते हैं कि वो सच्चाई को, कंपैशन करुणा को, ह्यूमिलिटी विनम्रता को और सेल्फ कंट्रोल को अपनाएं, अमंग अदर वैल्यूज़, और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको तो अपनाना ही है। एन एग्जाम्पल, ट्रूथ इज़ हाई, सच्चाई सबसे ऊपर है। एंड बट हायर स्टिल इज़ ट्रूथफुल लिविंग, लेकिन उससे भी ऊपर है सच्चाई पूर्ण जीवन जीना। In 1675, a group of Kashmiri Pandits approached Guru Tegh Bahadur. कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप गुरु तेग बहादुर के पास गया, सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन, जो धर्म के आधार पर दंड दिया जा रहा था उससे सुरक्षा को लेकर। द गुरु डिसाइडेड टू स्टैंड विद देम, गुरु ने तय किया कि वो उनके साथ खड़े होंगे एंड कोर्ट मार्टियरडम, और शहीद बनेंगे। और फिर वो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। औरंगजेब ऑर्डर्ड हिम टू कन्वर्ट टू इस्लाम, औरंगजेब ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो इस्लाम धर्म को अपना लें। डिस्पाइट टॉर्चर, अत्याचारों के बावजूद, एंड डिस्पाइट विटनेसिंग टू डिसाइबल्स बीइंग टॉर्चर्ड टू डेथ, ये देखने के बावजूद भी कि उनकी 2 शिष्यों को टॉर्चर कर करके मार दिया। द गुरु रिफ्यूज, गुरु ने मना कर दिया। ऑन औरंगजेब्स ऑर्डर ही वॉज पब्लिकली बिहेडेड इन चांदनी चौक, दिल्ली। दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहाँ पर उनका सिर पब्लिक के सामने अलग कर दिया गया। इन रेस्पॉन्स हिज सन गुरु गोविंद सिंह, द 10th एंड द लास्ट गुरु, जो कि 10वें और आखिरी गुरु थे, एस्टेब्लिश द खालसा, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा का मतलब होता है ए मार्शियल ब्रदरहुड कमिटेड टू जस्टिस, इक्वलिटी एंड डिफेंस ऑफ द फेथ, कि जो धर्म की स्थापना के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए, सुरक्षा के लिए आपस में मार्शल ब्रदरहुड है, यानी कि वो एक दूसरे को स्ट्रोंग बनाने के लिए जो एक प्रतिबद्धता है उसको बढ़ावा देने के लिए। विच फ्रिक्वेंटली क्लैश विद द मुगल, और ये लोग मुगल की सेनाओं से बार बार उनसे टकराते, क्लैश का मतलब टकराना, लड़ाई करते, एट ग्रेट कॉस्ट ऑफ लाइफ, और जिसमें कि बहुत जीवन की हानि होती है। यहाँ ये दिखाए हैं मिनिएचर पेंटिंग है, छोटी पेंटिंग है गुरु गोविंद सिंह की। डोंट मिस आउट, डू यू नो वॉट द गुरुद्वारा शीशगंज साहिब इन चांदनी चौक, क्या आपको पता है कि चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। द फेमस शॉपिंग एरिया इन दिल्ली, दिल्ली का बहुत फेमस शॉपिंग एरिया है। इसका ये किस बात का प्रतीक है। इन सिखिज्म एक गुरुद्वारा इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, गुरुद्वारा पूजा करने की जगह होती है। दिस वन मार्क्स द साइट, ये वो जगह है वेहर गुरु तेग बहादुर द 9th सिख गुरु वॉज बिहेडेड बाय औरंगजेब इन 1675, जहाँ पर 1675 में औरंगजेब ने 9th गुरु तेग बहादुर का सिर अलग करवा दिया था। दिस हिस्टोरिक गुरुद्वारा इज यूनिकली ऑनर्ड बाय द सिख रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे का बड़ा सम्मान करता है। विच हैज सैल्यूटेड इट बिफोर द प्रेजिडेंट इन द रिपब्लिक डे परेड ईच ईयर, और हर एक रिपब्लिक डे की परेड के दौरान प्रेसिडेंट के सामने उसे सैल्यूट किया जाता है सिंस 1979। इट स्टैंड्स एज ए पावरफुल सिंबल ऑफ फेथ, ये विश्वास का, सेक्रीफाइस, त्याग का पावरफुल एग्जाम्पल है इन इंडियन हिस्ट्री। एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, यानी कि वो कमज़ोर होने लगा, स्पेशली अंडर द ऑनस्लॉट्स ऑफ द मराठाज, मराठाज के आक्रमण के कारण सेवरल सिख कन्फेडरेसीज एमर्ज्ड इन द पंजाब रीजन, पंजाब रीजन में भी बहुत सारे सिखों के ग्रुप बने। दे वर अल्टीमेटली यूनिफाइड, तो फिर वो आपस में जुड़े थ्रू द एफर्ट्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह
एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी। महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें इकट्ठा किया। रंजीत सिंह से मिलिट्री एक्यूमैन, रंजीत सिंह की जो सैनिक कुशलता थी वो बहुत अच्छी थी, डिप्लोमेटिक स्किल थी उनकी, और रिलीजियस टॉलरेंस थी। अलाउड हिम टू एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिख एम्पायर। उसकी वजह से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिख राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ। अब ये यहाँ पर चीफ डायनेस्टीज दिखाई हैं इसमें, दिस ग्राफिक में। सम ऑफ द चीफ डायनेस्टीज इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी डायनेस्टी डिस्कस की गई हैं वो यहाँ पर दी हैं। रफ इंडिकेशन ऑफ दियर जोग्राफिकल लोकेशंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर की हैं। इसमें अहोम से ईस्टर्न गंगा किंगडम था और गजपति किंगडम था, होयसल्स, और साथ में विजयनगर एम्पायर था, बहमनी सल्तनत थी, राजपूत थे और सिख थे। विच स्पैन मच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, और जो सिखों का राज्य था वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि जहाँ पर पंजाब है वहाँ तक फैला हुआ था, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ कश्मीर, जिसमें कश्मीर का भी कुछ हिस्सा था। टिल द मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मध्य तक, दिस एम्पायर रजिस्टर्ड बोथ मुगल रेमनेंट्स एंड लेटर ब्रिटिश एक्सपेंशन। इन्होंने जो भी मुगलों के शासक बचे थे उनका विरोध भी किया, और साथ में जो ब्रिटेन अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था उसका भी विरोध किया। एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया, इंडिया पे शासन। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत कैसा था? द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस ए पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड ऑन द सुल्तान। सुल्तान उसका केंद्र था। हु पजेस एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसकी पूरी पावर उसी के पास थी, यानी कि पूरी पावर सुल्तान के पास होती थी। एज द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हेड, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री का हेड भी वही था। एंड हुज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स, जो उस समय का इतिहास लिखा गया है उसके हिसाब से, इंक्लूडेड डिफेंडिंग द टेरिटरीज ऑफ इस्लाम अगेंस्ट पॉसिबल एग्रेशन। अगर एग्रेशन भी अटैक को कहते हैं, अगर अटैक होता है तो इस्लाम की टेरिटरी को सुरक्षा दी जाएगी। कलेक्टिंग फीस एंड टैक्सेस, फीस और टैक्स इकट्ठा करना। एंड कीपिंग इन टच विद पब्लिक अफेयर्स, जो भी पब्लिक के मामले हैं उनके संपर्क में रहना। इन द कंडीशन ऑफ द पीपल बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट, और पर्सनल कॉन्टैक्ट से लोगों की हालत की जानकारी भी लेना। द सुल्तान वॉज हाउएवर असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक मिनिस्टर्स की काउंसिल थी, ये सुल्तान की हेल्प करते थे। हु वर इन चार्ज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द सल्तनत, जो कि सल्तनत के अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, तो कोई एग्रीकल्चर का, कोई मिलिट्री का, तो वो उन सबको सब जो मिनिस्टर थे वो सब उनके हेड होते थे और वो सुल्तान के अंडर में होते थे। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द इक्ट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंस्ट्रूमेंट था, माध्यम था इक्ट सिस्टम, इन विच टेरिटरीज वर असाइन टू नोबल्स, और नोबल्स को क्या कहते थे? इक्तदार्स। वो एक टेरिटरी उन्हें दे दी जाती थी, एक एरिया उन्हें दे दिया जाता था, क्या करने के लिए? टू कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स इकट्ठा करने के लिए। विच माइनस एक्सपेंसेस, जिसमें से कि खर्चा माइनस करके, एक्सपेंसेस खर्चा, वर सपोज टू गो टू द सुल्तान ट्रेजरी, जो भी वहाँ से पैसा इकट्ठा होता था टैक्स के रूप में वो सुल्तान की ट्रेजरी में जमा किया जाता था। दे वर नीडेड, और उनसे और क्या लिया जाता था? इन पर्टिकुलर टू मेंटेन द आर्मी, उन्हें आर्मी रेडी रखनी पड़ती थी। द सिस्टम क्रिएटेड ए नेटवर्क ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इससे इस सिस्टम से एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ एडमिनिस्ट्रेटर्स का, लॉयल टू द सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सुल्तान के प्रति वफादार थे। बट देयर पोस्ट वर नॉट हेरिडिटरी, लेकिन इनकी जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी नहीं थी। अब हेरिडिटरी क्या होता है? मतलब आपने कहीं पे देखा होगा कि जो फादर है वो पोस्ट बेटे को भी मिलेगी, तो उसे हेरिडिटरी कहते हैं, वंशानुक्रम, वंश से ही चलते आना, वो नहीं थी। वाइल टैक्सेस वर लेवीड ऑन ट्रेड, टैक्स ट्रेड पर, व्यापार पर भी लगाया जाता था। एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पर। द बर्डन फेल मोस्ट हैवीली ऑन द पीजेंट्री, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्डन किसानों पर था। एंड सम कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स रिपोर्ट, जो उस समय के कंटेम्प्रेरी होता है उस समय के,
जो विवरण है, अकाउंट का मतलब यहाँ पर विवरण से है, वो ये रिपोर्ट करते हैं। कंसिडरेबल क्रूएलिटी इन एक्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, कि लैंड से टैक्स इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा निर्ममता, क्रूएलिटी कहते हैं निर्ममता, बढ़ती जाती थी। अब हम मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको देखते हैं। द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एमिंग एट ग्रेटर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, इनका लक्ष्य था ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल और एफिशिएंसी होना। अकबर रीऑर्गेनाइज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, अकबर ने अपनी पूरी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी थी उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। द दीवान टुक केयर ऑफ द फाइनेंसेस, जो दीवान होता था वो फाइनेंस, मनी मैटर्स की को देखता था। वाइल द मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर मिलिट्री मैटर्स, मीर बख्शी मिलिट्री के मैटर को देखता था। एंड द खाने समान वॉज इन चार्ज ऑफ पब्लिक वर्क्स, इन पब्लिक वर्क्स, ट्रेड, व्यापार, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब को देखता था। बिसाइड द रॉयल हाउस होल्ड, जो रॉयल घर था उनका, यानी कि राजा के जो घरेलू मैटर्स हैं उनको भी देखता था। द सदर वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस, सदर न्याय के लिए, रिलीजियस एंड एजुकेशनल मैटर्स के लिए जिम्मेदार था। सच मिनिस्टर्स वर असाइंड टू ईच ऑफ द एम्पायर्स 12 प्रोविंसेस, ये मिनिस्टर 12 प्रोविंसेस थे जिन्हें सुबह कहा जाता था, उनकी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर होती थी। विच वर फर्दर सब डिवाइडेड, आगे भी इन्हें और सब डिवाइड किया जाता था। विद इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस, बहुत ज़्यादा अंकुश लगा होता था, कंट्रोल था, बैलेंस भी था। एनफोर्स्ड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते थे उन पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता था। एट द विलेज लेवल ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस कंटिन्यूड मोर और लेस अनडिस्टर्ब्ड, लेकिन जो गांव के लेवल पर आज जो पंचायत सिस्टम है जो इंडिया में पहले से चला आ रहा था वही कंटिन्यू रहा, थोड़ा बहुत उसमें केवल चेंज हुआ। अकबर वो ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड द मनसबदारी सिस्टम, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम भी शुरू किया, इंस्टीट्यूटेड का मतलब बनाया। एज अबुल फजल रिकॉर्डेड इन हिज आईन अकबरी, अबुल फजल हिस्ट्री लिखते थे तो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी आईन अकबरी, जिसमें रिकॉर्ड किया गया है विच डिस्क्राइब्स अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि अकबर का शासन कैसा था। इसमें मनसबदार थे यानी कि वो ऑफिसर थे। अकॉर्डिंग टू देयर मनसब, मनसब रैंक थी उनकी, वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ए प्रिसाइज नंबर ऑफ एलिफेंट्स, और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो एक निश्चित संख्या में एलिफेंट, हॉर्सेस, कैमल्स एज वेल एज ट्रूप्स स्टेट के लिए रेडी रखेंगे। दिस मेड इट पॉसिबल टू असेंबल एन आर्मी एट ए शॉर्ट नोटिस, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जरा से समय में ही, जैसे आपने कहा, एक आर्मी रेडी होती थी विदाउट हैविंग टू मेंटेन ए परमानेंट सेंट्रलाइज आर्मी, और उन्हें एक परमानेंट जिसका सुल्तान ही हेड हो ऐसी आर्मी रखने की जरूरत नहीं थी। रेगुलर इंस्पेक्शंस वर कैरिड आउट, रेगुलरली इंस्पेक्शन होते थे टू एंश्योर कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब आदेश का पालन करना, कि आदेशों का पालन भी किया जा रहा है या नहीं। मनसबदार्स वर जनरली पेड बाय बीइंग असाइंड लैंड जागीर, मनसबदार को पेमेंट कैसे होता था, उन्हें लैंड दी जाती थी जिसे जागीर कहते थे। एंड वर देयर फोर ऑल्सो नोन एज जागीरदार, इसलिए उन्हें जागीरदार भी कहते थे। यहाँ एक ये मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग है जिसे अबुल फजल ने बनाया था, सीटेड ऑन ए टेरेस, टेरेस पे बैठे हैं, विद हिज कंप्लीटेड क्रॉनिकल्स बिफोर हिम, और जो उन्होंने बुक ली थी वो उनके आगे रखी हुई है। डिस्पाइट अकबर्स ग्रोइंग टॉलरेंस फॉर डिफरेंट फेथ, अलग अलग धर्मों के प्रति अकबर की सहनशीलता के बावजूद नॉन मुस्लिम्स वर केप्ट इन ए माइनॉरिटी इन द हायर एक्लियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी पोस्ट थी उनमें नॉन मुस्लिम बहुत कम मात्रा में थे। फॉर इंस्टांस द टोटल परसेंटेज ऑफ द नॉन मुस्लिम ऑफिशियल्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन रेयरली एक्सीडेड 1/3 ऑफ द टोटल, मतलब 1/3 भी नहीं थे नॉन मुस्लिम उसके शासन में।
एंड वाज ऑफन मच लेस, अक्सर तो इससे भी कम होते थे। इवन अमंग मुस्लिम ऑफिशियल्स, और जो मुस्लिम ऑफिसर थे उनमें भी दोज ऑफ फॉरेन ओरिजिन वर जनरली फेवर्ड ओवर दोज ऑफ इंडियन ओरिजिन। उनमें भी जो इंडिया से कन्वर्ट होके मुस्लिम बने थे उनको इतना प्रेफरेंस नहीं मिलती थी जितने की उन लोगों को मिलती थी जो बाहर से आए थे। टोडरमल, अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर, इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट रिवेन्यू सिस्टम। उसने बहुत अच्छा रिवेन्यू सिस्टम, टैक्स रिवेन्यू कहते हैं लैंड टैक्स को, वो लागू किया था। ही मेड डिटेल्ड सर्वेज, कैसे लागू किया था ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर क्रॉप यील्ड, कि यील्ड का मतलब होता है पैदावार, कि फसल की पैदावार कितनी हुई है, उसने इसका सर्वे करवाया, और प्राइस का भी। एंड डिटरमाइंड प्राइसेस फॉर ईच क्रॉप, और फिर उसने हर फसल के पैसे निश्चित कर दिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ही ऑल्सो इनिशिएटेड होता है स्टार्टेड ए सिस्टमेटिक सर्वे ऑफ द लैंड। उसने लैंड का भी सर्वे करवाया इन द एंटायर एम्पायर, पूरे साम्राज्य में, विच बूस्टेड रिवेन्यू कलेक्शन। अब कोई धोखेबाजी नहीं कर सकता था, उसे पता था कि कौन सी जागीर में कितनी लैंड है तो टैक्स कितना आना चाहिए। एंड स्ट्रेंथन द स्टेट apparatus, इस प्रकार से स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग बना। वी विल सी ए डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट ऑफ द मराठाज इन द नेक्स्ट चैप्टर। मराठा का हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। पीपल्स लाइफ, लोगों का जीवन। डिस्पाइट शिफ्टिंग पॉलिटिकल पावर्स, मतलब बदलती हुई पॉलिटिकल पावर के बावजूद 13 से 17 सेंचुरी के बीच में इंडिया विटनेस वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडिया ने देखा कि यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही एक्टिव है, आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, थैंक्स टू इट्स एग्रेरियन फाउंडेशन, क्योंकि इंडिया शुरू से ही कृषि प्रधान देश है। एग्रेरियन कहते हैं एग्रीकल्चरल, फाउंडेशन कहते हैं नींव, यहाँ की नींव ही एग्रीकल्चर पर बेस थी। थ्राइविंग आर्टिजनल इंडस्ट्रीज, जो आर्टिजन, जो थोड़े हथियार वगैरह बनाने के, टूल्स बनाने की इंडस्ट्री थी, उनको बढ़ावा मिला। कम्युनिटी बेस्ड एंड टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज, एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क, व्यापार का सिस्टम बहुत ही वाइड था। बिल्डिंग ऑन डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम सच है श्रेणीज, श्रेणी का मतलब जैसे गिल्ड होते हैं, यानी कि यूनियन होती हैं। जातीज, प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज़, कि आप लकड़ी का काम करते तो बढ़ई हो गए, लोहे का काम करते तो लुहार हो गए, सोने का करते हैं तो सुनार हो गए, तो प्रोफेशन से जाति बनी थी। एंड सिस्टम फॉर क्रेडिट, द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड वन ऑफ द वेल्दिएस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। फिर भी ये सब कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर रहा। द सल्टनेट पीरियड सॉ सम प्रोग्रेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, सल्टनेट पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी प्रोग्रेस हुई, स्पेशली रोड्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में बहुत सड़कें बनी, ब्रिज बने, कैनाल्स, नहरें बनी, एंड अदर इरीगेशन वर्क्स भी बने। अपार्ट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ न्यू सिटीज़, और नए शहर तो बने ही बने, ऑल ऑफ विच एक्सपांडेड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में ये और अधिक एक्सपैंड हुए। कोइंस इन सेवरल मेटल्स, अलग अलग बहुत सारे मेटल में सिक्के बने। एंड डिनोमिनेशन, अलग अलग अमाउंट के डिनोमिनेशन होता है, जैसे कोई 20, जैसे कोई 50 पैसे का है, कोई 101 रुपये का है, कोई 20 रुपीज़ के सिक्के हैं, ऐसे वर इंट्रोड्यूस एज करेंसी, इन्हें करेंसी कहा गया। द मुगल्स विल यूज ए डिफरेंट सिस्टम विद ए रुपया ऑफ सिल्वर एंड ए डाम ऑफ कॉपर। इनका रुपया सिल्वर का था, और जो डाम था यानी कि सबसे छोटा सिक्का वो कॉपर का था। यहाँ पर इस पिक्चर में एक पर्शियन व्हील दिखाया है, यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स और टैंक टू इरीगेट फील्ड्स। इसे रहट भी कहते थे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर ही मेन बैकबोन थी इंडिया की इकोनॉमी की। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ रूलर्स रिलायड ऑन एग्रेरियन रिवेन्यू। हमने अभी देखा कि कैसे शासक जो एग्रीकल्चर से रिवेन्यू आता था उस पर डिपेंड करते थे। रिलायड का मतलब होता है डिपेंड करना, मतलब भरोसा करना।
टू मेंटेन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, अपने शासन को चलाने के लिए और मिलिट्री को मेंटेन कर रखने के लिए। टिपिकली एक्सट्रैक्टिंग लैंड रेवेन्यू एट 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस। उनको कितना टैक्स लेते थे, यानी कि जितना हुआ है उसका 1/5। मान लीजिए किसी के 500 kg कोई ग्रेन पैदा हुआ है तो उसका 100 उसको जाएगा, टैक्स के रूप में जाएगा। दो सम ऑफ द सुल्तान्स रेज इट एज हाई एज 1/2, कुछ ने तो 1/2 कर दिया, इतना ज़्यादा रिवेन्यू लेने लगे। द एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन सिस्टम, इरीगेशन सिंचाई के सिस्टम के बढ़ने से इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो भी बढ़ी, अलाउइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स, और एक ही साथ बहुत सारी फसलें उगाने को बढ़ावा मिला, इंक्लूडिंग बोथ फूड, जिसमें फूड वाली क्रॉप भी थी जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, स्पाइसेस एक्सेट्रा, और नॉन फूड आइटम क्रॉप भी थी जिसमें कॉटन विच फेड ए थ्राइविंग टेक्सटाइल प्रोडक्शन, जिससे कि जो कपड़े की इंडस्ट्री थी उसे बहुत बढ़ावा मिला, सिल्क, वूल, डाइज, टिम्बर, जूट एक्सेट्रा। लेट अस नोट, हमें ये ध्यान देना चाहिए दैट एग्रीकल्चर आउटपुट वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन, कि एग्रीकल्चर आउटपुट का मतलब होता है जो भी उत्पन्न होगा वो एक रीजन से दूसरे रीजन में बिल्कुल अलग अलग था। वेरिड का मतलब डिफरेंट होना, पीरियड टू पीरियड, अलग अलग समय पर। द पीजेंट्री सफर्ड सेवरल सिवियर फेमाइंस, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत प्रभावित हुई जब बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा। इन दिस पीरियड विद रिलीफ डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर रूलर्स बेनिवोलेंस, और थोड़ी राहत तब मिली जब कुछ रूलर्स ने अपनी उदारता को दिखाया। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स के अलावा क्राफ्ट्स पीपल मेड ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो क्राफ्ट पीपल थे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, फ्रॉम वेपन से लेकर यूटेंसिल्स बर्तन तक, ऑर्नामेंट गहने, ज्वेलरी आइटम्स, शिप बिल्डिंग जो कि रिवर के लिए और देश से बाहर ट्रेड करने के जरूरी थे, डेवलप्ड कंसिडरेबली इन दिस सेंचुरीज, काफ़ी मात्रा में इन सेंचुरीज में बनाई गई। इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड थ्रू कोस्टल एंड रिवर साइड टाउन्स, जो इंडिया में बने हुए सामान थे उन्हें या तो कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे के रास्ते से, जो रिवर के किनारे बसे हुए शहर थे वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे कि कालीकट, मैंगलोर, सूरत और मसूलापट्टनम, हुगली। इंडिया इंपोर्ट का मतलब अपने देश में मंगाना, मच लेस, काफ़ी कम मंगाता था इंडिया, देन इट एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था। इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड, और जो वो इम्पोर्ट करता था उसमें सिल्क, हॉर्सेस, मेटल्स और ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरी गुड्स थे। मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया, पर्शिया जिसे अब ईरान कहते हैं, यहाँ के व्यापारी और सेंट्रल एशिया के व्यापारी सेटल्ड इन इंडियन पोर्ट्स, वो यहाँ के बस गए, कंट्रीब्यूटिंग टू बशलिंग ट्रेड एक्टिविटी। बशली का मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव, जो यहाँ की ट्रेड व्यापार वाली एक्टिविटी थी उसमें अपना योगदान देने के। द हुंडी सिस्टम ऑल्सो एनेबल्ड मर्चेंट्स टू ट्रांसफर फंड्स across political boundaries without physically transporting currency। हुंडी सिस्टम लागू हुआ था जिससे कि मर्चेंट्स पैसा बाउंड्री से बाहर भी भेज सकते थे, पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब एक किंगडम से दूसरे किंगडम में, और उसके लिए फिजिकली ट्रांसपोर्ट करेंसी को उसी रूप में देने की जरूरत नहीं थी। जैसे आप समझ सकते हैं चेक आजकल होते हैं, चेक देने में लिख के आपको देना होता है और दूसरा जिसके नाम आप लिखते हैं वो जाके कैश करा सकता है, तो ऐसी ही हुंडी थी। मेकिंग देम लेस वल्नरेबल टू प्लंडर, प्लंडर लूटना होता है इसलिए उन्हें लूट से भी बचाया जा सकता था। ट्रेडर कम्युनिटी, जो व्यापारिक कम्युनिटी थी, सच एज द मारवाड़ीज became adept at operating across different political regimes। ये लोग अलग अलग रेजिम्स में, रेजिम से मतलब राज्य से है, किंगडम से है, ऑपरेट करना यानी कि काम करने में बहुत ही एक्सपर्ट थे।
एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, कुशल थे। डेवलपिंग पैरेलल सिस्टम, और इन्होंने अपना एक सिस्टम लागू किया हुआ था क्रेडिट का और ट्रस्ट का, दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप उसमें विश्वास करते हैं, अरे ये तो बेईमानी करेगा नहीं, ये तो दे ही देगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे थे कि जिनका नाम लेने से हो जाता था कि हमें इनका नाम पे कुछ भी दिया जा सकता है, और उनका ट्रस्ट भी था। तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे, उन्हें किसी ऑफिशियल सिस्टम की जरूरत नहीं थी। अब हुंडी क्या होता है, डोंट मिस आउट। अ हुंडी वॉज ए रिटर्न इंस्ट्रक्शन। हुंडी एक प्रकार से एक लिखित इंस्ट्रक्शन है टू मेक पेमेंट करने के लिए टू एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति को। इट कुड बी कैरिड अक्रॉस पॉलिटिकल बॉर्डर्स, इसे पॉलिटिकल बॉर्डर से बाहर ले जाया जा सकता था। एंड एनेबल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विदाउट द नीड टू कैरी करेंसी, करेंसी ले जाने की जरूरत नहीं थी, और ट्रांजेक्शन यानी कि पैसे का लेन देन संभव था। अ प्रीकर्सर टू मॉडर्न बैंकिंग, इस प्रकार से जो आज मॉडर्न बैंकिंग है उससे पहले का ये एक स्टेप था। These systems worked across trade networks without the participation of the ruling classes। तो ट्रेड चलता रहता था, उसमें रूलिंग क्लासेस का कोई रोल नहीं था। टेम्पल्स एज सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो टेम्पल थे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर थे। मैनी टेम्पल्स वर मोर देन सेंटर्स फॉर वर्शिप, बहुत सारे टेम्पल ऐसे थे जो केवल पूजा का, लर्निंग ज्ञान का, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक रूप से विचार आदान प्रदान करने का, और परफॉर्मिंग आर्ट्स या आर्ट परफॉर्म करने से कहीं ज़्यादा थे। दे ऑल्सो क्रिएटेड इकोसिस्टम, उन्होंने इकोसिस्टम अपना तैयार किया विद बस्लिंग मार्केट्स, और जहाँ पे मार्केट भी थे। रूलिंग क्लासेस डोनेटेड लैंड, जो शासन करने वाला वर्ग था वो उन्हें लैंड दान में देता, एंड वेल्थ दान, पैसा भी देता, टू टेम्पल डेटीज़, कि वो डेटीज़ के लिए, देवी देवताओं के लिए टेम्पल बनाए। हेल्ड इन ट्रस्ट बाय टेम्पल मैनेजर्स, और जो टेम्पल के मैनेजर होते थे वो उनके विश्वसनीय होते थे। हु डेवलप्ड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कम्युनिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इरिगेशन सिस्टम, टैंक, ये भी बनाते थे। एंड पिलग्रिम एकोमोडेशंस, और तीर्थ यात्रियों के लिए रहने की जगह भी, एकोमोडेशन कहते हैं रहने का स्थान, यानी कि जैसे वो बनाते थे धर्मशाला। एंड छत्रम्स, टेम्पल्स प्रोवाइडेड मर्चेंट्स विद क्रेडिट, टेम्पल्स व्यापारियों को क्रेडिट भी देते थे, यानी कि पैसा देते थे। एंड फंडेड इंटरनल एज वेल एज मैरीटाइम ट्रेड, समुद्र से, मैरीटाइम कहते हैं समुद्र से होने वाला व्यापार, और जो अंदर ही अपने एरिया में ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसके लिए फंड भी देते थे। वाइल अर्ली पीरियड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, जो शुरुआती पीरियड थे उसमें बहुत समृद्धि थी। द लेट 1600 विटनेस्ड इकोनॉमिक स्ट्रेस, लेकिन 1600 के बाद के सालों में बहुत आर्थिक रूप से भार पड़ने लगा। पीजेंट्स वर ऑफन लेफ्ट विद ए स्मॉल शेयर ऑफ देयर प्रोड्यूस आफ्टर टैक्सेस एंड पेमेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स और बहुत ज़्यादा पेमेंट उनसे लिया जाने लगा। जो कि इंटरमीडियरी पार्टी होती थी, बिचौलिए होते थे उनके द्वारा, जिससे कि उनके पास अपने प्रोड्यूस बहुत कम बचता था, पैदावार बहुत कम बचती थी। दिस कोज मैनी टू लूज देयर लैंड, इसकी वजह से बहुत सारों को अपनी ज़मीन खोनी पड़ी। एंड बिकम बॉन्डेड लेबरर्स, और वो बंधुआ मजदूर बन गए। बंधुआ मजदूर को ये था कि बस उन्हें काम करना है, वहाँ पर सैलरी नहीं मिलती थी, तो वो बंधुआ मजदूर होते थे। हिस्टोरियन सजेस्ट, इतिहासकार ये बताते हैं, दैट क्राफ्ट पीपल, जो कोई भी क्राफ्ट वर्क करते थे, लेबरर्स जो मजदूर थे, टू ऑफन फेस हार्श इकोनॉमिक कंडीशन, उन्हें बहुत कठोर आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इंडिया वॉज स्टिल ए लैंड ऑफ एबेंडेंस, इंडिया में अभी भी बहुत कुछ था। एज टेस्टिफाइड बाय मैनी अरब एंड यूरोपियन ट्रैवलर्स, जो कि बहुत सारे अरब के और यूरोप के यात्रियों के द्वारा किया गया, प्रमाणित किया गया है।
बट द वेल्थ वॉज लार्जली कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द रूलर्स। लेकिन ये सारी दौलत, सारा धन शासकों के हाथों में था। कोर्ट या दरबारियों के हाई ऑफिशियल जो बड़े अधिकारी थे और मर्चेंट क्लास व्यापारी वर्ग के हाथों में था। फ्रिक्वेंट वारफेयर, बार बार युद्ध होने लगे। इन एडिशन कोज फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, जिससे कि पॉपुलेशन जबरदस्ती इधर से उधर जाने लगी और ख़त्म होने लगी। एट द लेवल ऑफ द कॉमन पीपल देयर वर इंस्टांसेस ऑफ क्लैशेज। कॉमन पीपल के लिए अक्सर ही मुठभेड़ें होने लगी, स्पेशली ओवर सैक्रेड साइट, पवित्र जगहों को लेकर, दैट हैड बीन डीसीक्रेटेड, जिन्हें अपवित्र कर दिया गया था और डिस्ट्रॉयड या नष्ट कर दिया गया था अंडर द रूलर सैंक्शन, शासकों के आदेश की वजह से। आपने पढ़ा बहुत सारे टेम्पल्स को अकबर ने नष्ट करवाया ऐसे। बट बाय एंड लार्ज, फिर भी ज़्यादातर, पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड कम्युनिटीज लिव्ड पीसफुली। अलग अलग धर्मों के और कम्युनिटीज़ के लोग शांति से साथ साथ रहते थे। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और आर्थिक रूप से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। इवन एज मोस्ट रूलर्स अक्रॉस इंडिया पैट्रोनाइज द आर्ट्स, ज़्यादातर रूलर्स पूरे इंडिया में आर्ट्स को, कम्युनिटीज़ को स्ट्रोव टू मेंटेन, कोशिश करते थे उन्हें मेंटेन रखें और रिवाइव देयर ट्रेडिशंस, उनकी परंपराओं को जीवित रखें। मैनी ऑफ विच एडेप्टेड टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, फिर भी उनमें से कुछ बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से बदल गए। अमंग दोज कल्चरल ट्रेडिशन, उन सांस्कृतिक परंपराओं में ए फेयर डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ ए शेयर्ड हेरिटेज। आपस में विचारों के आदान प्रदान से एक शेयर्ड हेरिटेज, एक मिलीजुली विरासत बनी। थ्रू इट ऑल, इन सब में से इंडिया एंड्योर्ड, इंडिया ने सहन किया। इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस ऑन द होल, फिर भी आर्थिक रूप से समृद्ध रहा। बट ओफन पॉलिटिकली अनस्टेबल, लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंट रीशेपिंग ऑफ द पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप के बार बार बदलने के इस पीरियड में इंडिया फेस सीरियस चैलेंजेस। इंडिया ने बहुत गंभीर चुनौतियों का सामना किया, बट सर्वाइव्ड, लेकिन फिर भी जीवित रहा। इट इज़ ए टेल नॉट ओनली ऑफ हार्डशिप, ये मुसीबतों की केवल कहानी नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ रेजिलियंस, बल्कि ये रेजिलियंस की भी कहानी है। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? दोबारा से उभर आना। मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, परेशानियों ने तुमको बहुत दबाया, लेकिन फिर अपनी हिम्मत से ऊपर उभर के आ गए, वो कहलाता है रेजिलियंस। थ्रू द सोर्ड व्हेन द ओकेजन डिमांडेड, तलवार भी यूज़ की जब किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति की मांग उठी। बट ऑल्सो थ्रू फ्रेश क्रिएशन इन आर्ट, बल्कि आर्ट में, लिटरेचर में, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में, और टाइमलेस वैल्यूज, जो अनंत समय से चले आ रहे मूल्य थे, उनके द्वारा भी अपने आप को सरवाइव किया। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अंतिम पार्ट था, इसका लास्ट पार्ट था। इसके NCERT के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।